दोस्तों, जून उत्तर भारत में भीषण गर्मी का महीना है। फिर भी कभी कभी पश्चिमी विक्षोभों के कारण या लोकल साइक्लोन के कारण बारिश भी हो जाती है। मौसम भी कभी कभी उसमें बदलाव देखा जाता है। तो बदलते मौसम में जो संक्रामक रोग हैं उनका प्रभाव, उनका प्रकोप भी बढ़ जाता है। सर्दी, जुकाम, खांसी जैसे चीजें तो सामान्य हो जाती हैं। पेट की खराबी जैसे चीजें भी और सांस की समस्याएं, खांसी की समस्याएं, ये सब कॉमन देखी जाती हैं। इन विषयों पर बात करने के लिए विस्तार से हमारे साथ हैं डॉक्टर अंबुज शुक्ला जी, जो लखनऊ शहर के जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बैक्टीरिया, वायरस, जैसा कि मौसम बदल जाता है अचानक से, तो ऐसे मौसम में उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो आप क्या हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि किन किन संक्रामक रोगों का प्रभाव इस मौसम में जून जुलाई तक रहता है? जी देखिए, एक तो ये है कि गर्मी है, उसके बावजूद भी चूंकि मौसम में परिवर्तन लगातार हम लोग देखते हैं कि होता रहता है, तो ट्रांजिशन फेज जो होता है, जैसे जरा सा टेम्परेचर में बदलाव हुआ या वातावरण में परिवर्तन हुआ, तो उस समय जो वायरसेस हैं और बैक्टीरियाज हैं, फंगस हैं, ये काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। दूसरे क्या होता है कि इस समय जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की, इम्यून सिस्टम हमारा जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो यही वायरस, यही बैक्टीरिया और फंगस जो है ये अटैक करते हैं और संक्रामक रोगों को जन्म देते हैं। तो सामान्य रूप से 3 ही मुख्य कारण होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया और फंगस। वैसे तो कुछ क्रॉनिक नेचर के भी संक्रामक रोग होते हैं जो लंबे समय तक चल सकते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट से या कभी कभी इनडायरेक्ट कांटेक्ट से, बहुत क्लोज, जो आप जैसे काफी देर तक संपर्क में जो लोग रहते हैं उनको होता है। तो सामान्य रूप से जो देखने को मिलता है जो संक्रामक रोगों की श्रेणी है, वो ज्यादातर एक्यूट यानी जो नवीन रोग तत्काल, हाँ, कुछ समय में वो ठीक भी हो जाते हैं। और क्रॉनिक नेचर के भी देखने को मिलते हैं, जिसमें मेनली फंगस बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस, और कुछ और स्किन डिजीजेस होती हैं, जैसे मोलस्कम बच्चों में अक्सर होता है, मोलस्कम कंटेजियोसम एक डिजीज होती है, या और तरह के रिंगवर्म जिनको बोलते हैं, जो फंगल डिजीज होती हैं। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ये कहें कि होम्योपैथी में बहुत विस्तार है, बहुत स्पेक्ट्रम है दवाओं का, तो इन रोगों से बचाव के पहले कहते हैं कि डॉक्टरी में कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो कुछ प्रिवेंटिव दवाएं भी हैं जिनको खा के इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सकती है? हाँ, बिल्कुल है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये एक कोई निश्चित दवा नहीं हम बता सकते हैं। कुछ जगहों पर, जैसे मान लीजिए चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स के लिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो प्रिवेंटिव हैं। उसमें 2 तरह की होती हैं। एक तो हम लोग बोलते हैं जीनस एपिडेमिकस, वो होती हैं जो उस समय कम्युनिटी में जो बीमारी फैल रही है उसके एक सामान्य लक्षण लेकर के, और ये फिजिशियन द्वारा सेलेक्ट की जाती है कि कौन सी ऐसी दवा है जो कॉमन है, जो सारे सिम्टम्स को कवर कर रही है, लगभग मैक्सिमम सिम्टम्स को कवर कर रही है। तो ये फिजिशियन डिसाइड करते हैं और उसको जीनस एपिडेमिकस बोला जाता है। वो देने से रोग में बचाव भी होता है और साथ में रोग जो हुआ है वो ठीक भी होता है। और दूसरे कुछ स्पेसिफिक भी हैं, लेकिन उनको हमेशा डॉक्टर के परामर्श से लेना चाहिए। जैसे कि चिकन पॉक्स है तो उसमें अक्सर वेरियोलिनम एक दवा है दी जाती है प्रिवेंटिव के लिए। उसमें भी ये ध्यान देना होता है कि क्या चिकन पॉक्स पहले हो चुका है या नहीं हो चुका है, उसके हिसाब से। इसी तरह मीजल्स है, उसमें मॉर्बिलिनम एक दवा आती है, वो दी जाती है। और भी जैसे बच्चों में जो मम्स होता है उसमें भी पर्ट्यूसिनम एक मेडिसिन है। लेकिन ये सारी मेडिसिन कभी भी अपने आप ना लें, उसकी पोटेंसी और डोज वो हमेशा एक होम्योपैथिक चिकित्सक के सलाह से। डॉक्टर साहब, खांसी की समस्या वैसे तो साल भर बनी रहती है, पर बदलते मौसम में खांसी एग्रेवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, खासकर बच्चों में अक्सर देखी जाती है। और कुछ दिन पहले एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि 3 साल के बच्चों तक तो बिल्कुल ना दें, और उसके ऊपर देना है तो बहुत परहेज से, बहुत सावधानी से दें। तो कुछ होम्योपैथिक में क्या ऐसी कुछ दवाएं हैं जिनका आप नाम बताना चाहें? हाँ, बहुत सारी दवाइयां हैं। जैसे मौसम के हिसाब से हो सकती है, वो बेलाडोना भी हो सकती है, अरेस्टॉक्स भी हो सकती है, और स्पॉन्जिया एक दवा होती है वो भी हो सकती है, रूमेक्स है, ड्रोसेरा है, बहुत सारी दवाइयां हैं। लेकिन इन सब में वही बात लागू होती है कि चूंकि होम्योपैथिक व्यक्तिकरण का सिद्धांत लागू होता है और हर व्यक्ति के हिसाब से, हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग मेडिसिन होती है। तो बिना डॉक्टर के परामर्श के कभी भी दवा ना लें। कई बार उससे लाभ नहीं होता है और उससे ये होता है कि होम्योपैथिक दवा फायदा नहीं करती है। तो इसलिए जब भी हो तो वो डॉक्टर के, चिकित्सक से परामर्श लेकर के ही दवा लें। डॉक्टर साहब, पेट की भी समस्याएं हो जाती हैं जब इस तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का जब प्रकोप होता है, तो कौन कौन सी समस्याएं कॉमन? हाँ, सबसे कॉमन जो मिलती है देखने को, बच्चों में भी बड़ों में भी एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, जो कि कई बार वायरल भी हो सकता है और बैक्टीरियल ज्यादातर होता है। और उसका प्रमुख कारण जो है वो दूषित पानी या खान पान जो होता है बाहर का, अक्सर लोग खा लेते हैं, कटे हुए फल खा लेते हैं या बाहर की चीजें खा लेते हैं, इन्फेक्टेड मटेरियल खा लेते हैं, बासी भोजन कर लेते हैं। तो इन सब से ही होता है। और इससे सबसे अच्छा तरीका इससे बचने का यही है कि हमेशा जो है पर्याप्त जल का प्रयोग करें, पानी पर्याप्त पिएं, और बाहर की चीजों को खाने से बचें, स्पेशली जो खुली चीजें होती हैं। अगर बहुत मजबूरी है तो ऐसी चीजें प्रेफर करें, ऐसी चीजों की प्राथमिकता ज्यादातर, जैसे साबुत फल ले सकते हैं, उसको धुल करके खा सकते हैं, या जो आजकल अक्सर खीरा, ककड़ी और तरबूज, खरबूज ये खाने का प्रचलन है कि मौसमी फल खाने चाहिए, पानी डिहाइड्रेशन ना
हो। तो अगर बहुत ऐसा लगता है तो उसको पूरा साबुत लें और उसको अपने तरीके से काट करके खाएं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया था कि समाज में एक समय में कुछ बीमारियां प्रचलित होती हैं, तो अभी इस मौसम में कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचा जाना चाहिए? इस समय सबसे अधिक जो कॉमन होता है वो यही देखने, एक तो बच्चों में चिकन पॉक्स और मीजल्स, ये बहुत कॉमन है, मिल रहा है देखने के लिए। और दूसरा जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो हमने बात की, जिसमें डायरिया वोमिटिंग होती है, तो ये ज्यादातर कंटामिनेशन से होता है। तो इस समय जो प्रचलित है वो ज्यादातर ये देखने को मिलता है। बच्चों को विशेष रूप से बचाएं और बुजुर्गों को, चूंकि इन दोनों लोगों की इम्यूनिटी कम होती है। और जो लोग बाहर काम करते हैं, बाहर आते जाते हैं, तो वो लोग जो बाहर की चीजें खाने पीने से बचें, ताकि उनको एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जिसमें कि बहुत तेज पेट में दर्द हो सकता है और सूजन आ सकती है, डायरिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, कई बार शॉक हो सकता है अगर डिहाइड्रेशन ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा मिलता है और इन्हीं चीजों से बचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, जैसे आंधी तूफान का भी मौसम है, आते रहते हैं, तो जो एस्मिक हैं या जिनको सांस की समस्या है, तो क्या उनके लिए भी होम्योपैथी में उपचार? बहुत अच्छा उपचार है और ये कारण पर भी होता है कि किस कारण से परेशानी शुरू हुई। और दूसरा जो पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, चूंकि अस्थमा जो आपने बताया, अस्थमा बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज की श्रेणी में आता है और इसके लिए कोई एक दवा निर्धारित नहीं की जा सकती। इसमें भी वही चीज है कि पेशेंट मिल करके बहुत अच्छी तरीके से ठीक किया जा सकता है इसको। तो हमारे यहाँ होम्योपैथी में कारणों पर बहुत अच्छी चिकित्सा होती है कि क्या ऐसा कारण हुआ जिसके बाद बीमारी शुरू हुई। जैसे भीग गए, अक्सर होता है ना कि आजकल बरसात अचानक से शुरू हो गई, तो भीग गए तो उसके बाद कौन सी बीमारी हुई, तो उसमें कुछ दवाइयां हैं, जैसे डलका मारा है, रस्टॉक्स है, नक्स मॉस्केटा है। इस तरह तेज हवा लग गई तो उसके बाद कोई परेशानी हो गई, तो उसमें भी होम्योपैथिक दवा दी जा सकती है, उसके लिए अलग अलग दवाइयां हैं। इसी तरह से सर्द और गर्म अक्सर होता है कि एकदम से एसी में बैठे हैं, अचानक धूप में गए, उससे कुछ परेशानी हो गई, तो उसमें दवा अलग हो जाएगी। तो ये कारणों पर बहुत अच्छी अच्छी दवा है कि अपने किसी भी होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह लेकर के और दवा ले सकते हैं हर बीमारी में, जो चाहे वो कम्युनिकेबल एक्यूट नेचर की हो या क्रॉनिक नेचर की हो, दोनों में ही होम्योपैथी बहुत इफेक्टिव है। डॉक्टर साहब, डोज की भी बात आती है, 30, 200, 1 m, तो इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है और इस बात को हम अपने प्रोग्राम्स में बार बार हिट करते हैं, तो इसको थोड़ा समझा दीजिए। ये क्या होता है कि जो होम्योपैथी में पोटेंसी होती है वो असल में अल्ट्रा डाइल्यूशन, होम्योपैथी में अल्ट्रा डाइल्यूशन माने बहुत ज्यादा हम डाइल्यूट करते हैं दवाइयों को और शक्तिकृत किया जाता है, एक तरह से पोटेंटाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रियल पावर ऑफ मेडिसिन है, जो उसकी रियल क्यूरेटिव पावर है, वो पता चलती है। और इन सारी जो मेडिसिन हैं, इनको स्वस्थ व्यक्तियों पर किसी समय में प्रूव किया गया था और फिर से रीप्रूविंग भी करते रहते हैं। तो जिस तरह के लक्षण वो उत्पन्न करती है उस तरह की मेडिसिन दी जाती है। दूसरी चीज, जो पोटेंसी 30, 200, 1 m है, ये सिर्फ ये होता है कि जितना ज्यादा हम डाइल्यूट करेंगे दवा को, उतना ज्यादा उसकी पोटेंसी बढ़ती जाती है। यानी जितनी हम दवा कम करते जाएंगे उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ती जाएगी। पावर मतलब उसकी जो भेदन क्षमता है, यानी शरीर में रोग को भेदने की क्षमता है, वो उसकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम हाई पोटेंसी देते हैं। दूसरी चीज ये भी होती है कि व्यक्ति के हिसाब से, एज के हिसाब से, बीमारी के नेचर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कहाँ पर हमें लो पोटेंसी देनी है और कहाँ पर हाई पोटेंसी देनी है, कहाँ पर मीडियम पोटेंसी। जैसे बहुत पुरानी बीमारी है और पेशेंट की स्टेज यानी पेशेंट की कंडीशन अच्छी है, उसका जो स्वास्थ्य है वो इतना स्वस्थ है वो कि वो उस पोटेंसी को बियर कर सकता है, तो वहाँ पर हाई पोटेंसी दी जाती है, क्योंकि उसकी क्रॉनिक डिजीज जो होती है, बहुत पुरानी बीमारी, इसको ठीक करना है। ज्यादातर जो नई बीमारियां होती हैं या पेशेंट की बियरिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पर लो पोटेंसी हम लोग देते हैं। जैसे जैसे पेशेंट की क्षमता बढ़ती जाती है उसको हम फिर धीरे धीरे हाई पोटेंसी तक ले जाते हैं। तो एक सामान्य नियम ये है कि जो बहुत पुरानी बीमारियां होती हैं और उनको जड़ से ठीक करने के लिए धीरे धीरे पोटेंसी को बढ़ा करके हाई पोटेंसी तक ले जाते हैं। और कुछ केसेस में जहां बहुत एक्यूट डिजीजेस होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा गंभीरता है बीमारी की, पेशेंट की लेकिन बियरिंग कैपेसिटी अच्छी है, जैसे एज कम है, तो वहां पर हाई पोटेंसी भी दे सकते हैं। और ज्यादातर ये फिजिशियन या जो चिकित्सक है उनके व्यक्तिगत अनुभव पर और अपने प्रैक्टिस उस पर निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, बहुत ही इनलाइटिंग चर्चा रही आपके साथ, और जिस तरह का मौसम है इसमें संक्रामक रोगों पर भी आपने बात की। चलते चलते आपका फाइनल टेक अवे क्या है हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, क्योंकि मुख्य विषय हम लोगों का संक्रामक रोग है, तो इसके लिए कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखें। सबसे पहली चीज की स्वस्थ जीवन शैली। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब होता है समय से उठना, समय से सोना, अपने खान पान की दिनचर्या को नियंत्रित रखना। दूसरा होता है नियमित एक्सरसाइज करें, हमेशा जो है वो व्यायाम करते रहें, अपनी एज के हिसाब से, अपनी क्षमता के अनुसार ये व्यायाम करने चाहिए। और तीसरी चीज होती है कि जहां तक हो सके कंटामिनेशन यानी प्रदूषण, किसी भी तरह का प्रदूषण, वो चाहे वायु से संबंधित हो, जैसे अगर बाहर निकलते हैं तो ऐसी जगह जहाँ संक्रमण होने की संभावना, वहाँ पर मास्क लगाएं। पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ पर सब जगह लोग जाते आते हैं वहाँ पर चीजों को छूने से बचें। क्लिनिक या हॉस्पिटल में जब भी जाएं तो अच्छी तरह से सावधानी बरतें और बाहर की चीजों को खाने पीने से बचें, विशेष रूप से जो खुले जैसे कटे हुए फल है या इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको खाने से बचें। और घर पे भी जो भोजन बनाएं वो कोशिश करें कि ताजा भोजन और हरी पत्तेदार सब्जियां, फलों का जूस का, पानी का पर्याप्त प्रयोग करें। इस तरह से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से संक्रामक रोगों से बचाव हो सकता है। बच्चों को विशेष रूप से बचाएं। बच्चे चूंकि आपस में खेलते हैं और वो कम अवेयर होते हैं इन सब चीजों से, तो उनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता वो उनके
अंदर विकसित करें। मच्छर, मक्खी, इनसे भी बहुत ज़्यादा संक्रामक रोग फैलते हैं, तो इनसे बचाव के लिए घर में पानी नहीं इकट्ठा होने दें। मच्छरों से बचाव के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, वो लगाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मक्खियों से बचाव के लिए सफाई रखें, घर में जालियां लगवाएं। तो ये सारी चीज़ें अगर बचाव करेंगे तो संक्रामक रोगों से काफ़ी हद तक हम बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप अभी सुन रहे थे लखनऊ शहर के जाने माने होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर अंबुज शुक्ला जी, और बता रहे थे कि कुछ सावधानियां, अगर सामान्य सी सावधानियां हैं, प्रदूषण से बचने के कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस मौसम क्या साल भर स्वस्थ रह सकते हैं। ये कुछ ऐसे गोल्डन रूल्स हैं बीमारियों से बचने के, जिनको आप निश्चित तौर पर फॉलो करें तो आप अपनों को और अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।